हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पीवाईक्यू है और यहाँ पर आप सभी लोग अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा कि 30 में आप सभी के कितना स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। यहाँ पर वर्णन दिया है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। संपूर्ण की बात यहाँ पर की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर सार्वभौम हो जाएगा। और नैतिक सिद्धांत द्वारा सही कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक लिखा है, तो आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। और इस अवस्था में बालक मूर्त या ठोस वस्तुओं के संबंध में तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बालक मापने, तौलने और गिनती करने लगता है। गिनती करने की योग्यता आ जाती है, माप, तौल और गिनती की योग्यता आ जाती है। माप, तौल व गिनती की योग्यता आ जाती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक, जैसे आपने जो ग्लास के क्वेश्चन पढ़े हैं कि एक ग्लास में पानी भरा होता है, यदि दूसरे बर्तन में हम डालते हैं तो वो उसमें संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, तो किस में आ जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, जीन पियाजे का क्वेश्चन ये भी है कि जीन पियाजे एवं ले वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर सही है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं और साथ में जो आप सभी लोग यहाँ पर टिक देख पा रहे हैं, ये ऑथेंटिक है और सीटेट की वेबसाइट से यहाँ पर मैच किए गए हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरणों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? पक्षपात को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर स्थिरता को बढ़ाने के लिए ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं होगा, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ठीक है, दोनों की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सामना करने के लिए। जो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड है, इन्हें भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो आप सभी को पता है, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ। मीडिया है, विद्यालय है, परिवार है और पास पड़ोस है। परिवार और पास पड़ोस ये क्या हो जाएंगे? प्राथमिक कारक हो जाएंगे। विद्यालय और मीडिया द्वितीयक सामाजिकरण हो जाएंगे, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। जब हम दूसरे की प्रेरणाओं को, इच्छाओं को, आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करते हैं या समझने की क्षमता होती है, तो ये किस में आएगा? अंतरवैयक्तिक में हो जाएगा। अंतरवैयक्तिक, ठीक है, किसमें होगा? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अंतरवैयक्तिक है, इसमें आप अपने स्वयं के भाव, संवेग को समझने की क्षमता होती है। अपने भाव, अपने विचार, अपने स्वभाव को समझने की क्षमता होती है, किसमें होगा? अंतरवैयक्तिक में होगा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। 7th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा?
यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। कभी भी बच्चों को पृथक नहीं करना है, ठीक है, कभी भी बच्चे को अलग नहीं करना है, इससे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट, पहला सही नहीं होगा, कभी भी बच्चे को अलग नहीं करना है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक को केंद्र की बात की गई कि पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना प्रगतिशील शिक्षा की एक अवधारणा है, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि मानक निर्देश और यहाँ पर मूल्यांकन, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास के व्यक्तिक भिन्नता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के भिन्नता की यहाँ पर बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, जीवन में विशेष शुरुआत देती, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय कारक पर विचार करने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भिन्नता की बात की गई है। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका 9th का सही हो जाएगा। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, इसे ध्यान रखिएगा, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर 10th का आंसर क्या सही हो जाएगा, जो नहीं है। सभी को पता है कि जो व्यक्ति होते हैं सभी की विकास की जो दर होती है, जो गति होती है, वो अलग अलग होती है, तो व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, पॉजिटिव है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। यहाँ पर निर्धारित की बात की गई है कि जो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति है, ये जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। यहाँ पर 11th का आंसर कैसे हो जाएगा कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती, लड़कियों की तुलना में लड़कों में है, ठीक है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो शोध के अध्ययन से पता चला है कि जो शिक्षक है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, मतलब बातचीत यदि करते हैं तो लड़कों से अधिक करते हैं, लड़कियों से नहीं करते हैं, तो ये पक्षपात हो गया, ठीक है, आपका थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो यहाँ पर अपसारी कहा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सृजनात्मक बच्चों की, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता, प्राथमिक विशेषता किसकी हो जाएगी, सृजनात्मक बच्चों की। नेक्स्ट है, दृश्य रूप से जो मतलब बालक देख नहीं सकते हैं, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। वो देख नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, देख नहीं सकता है, बोल सकता है, तो स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, ठीक है। अब वो देख नहीं सकता है, अब देखने वाली वस्तुएं प्रस्तुत करेंगे तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है।
स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देखें, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। देख नहीं सकता है तो लिखित कार्य भी नहीं कर पाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र मतलब साथियों की बात की गई है, क्लासमेट की बात की गई है, द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या सही होगा। सक्रिय रूप से कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना। निगेटिव पॉइंट क्या है, हतोत्साहित नहीं करना है। कभी कभी ये भी पॉइंट यहाँ पर निगेटिव है। प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी यहाँ पर निगेटिव है। पहला पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए एक रूप निर्देश देना नहीं होगा, ठीक है। मानकीकृत परीक्षण, जहां पर मानकीकृत लिखा हो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, प्रतियोगी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन को बढ़ावा देना, ठीक है। कंपटीशन को प्रमोट नहीं करना है, इसे ध्यान रखिएगा। विशिष्ट शिक्षा योजना हो जाएगी, आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो 16 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। पढ़ने संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है, पठन अक्षमता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी का 2023 में भी पूछा गया था, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आया था आपको पढ़ने संबंधी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने में एवं लिखने में कमी, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका 17 का आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कभी भी बच्चे को रटने के लिए जोर नहीं देना है, दोहराने के लिए जोर नहीं देना है, स्मरण करने को बढ़ावा या जोर नहीं देना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना पॉजिटिव है, इसे ध्यान रखिएगा। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, यह भी सही है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है, क्या अनुकूल नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधि में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो बच्चों को अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो यहाँ पर सही क्या नहीं होगा। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित बजाय डैश के। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 19 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम लक्ष्य बिल्कुल सही है, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ए पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण, आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। आप अपना जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तब तक जो आपने सीखा है किस प्रकार से प्रभावी होगा, तो बिल्कुल सही है। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, ये भी सही है अधिगम के लिए। आप मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा है और यदि आपने उसे चार्ट की सहायता से, नक्शे की सहायता से समझा है तो ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक आप लोगों को याद रहती है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये भी सही है। हम उम्र साथी को समझाना, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न करना, तो आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, ये पांचों पॉइंट सही हैं।
नेक्स्ट है बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण क्या है? बाह्य का मतलब ही है बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें आनंद आता। अब जो आनंद आता है ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। बाह्य यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, तो वो सीख रही है, तो ठीक है, सीख रही है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये भी क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए है में अंक देते हैं, अंक देते हैं इसलिए वो अपना कार्य पूरा करती है, तो अंक देना क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है, तो आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल वाले पॉइंट आप कट कर दीजिए, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे पहला दूसरा कट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ना देने की बात की है कि नहीं देने चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण को बढ़ावा क्या देगी? अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, खोज, खोज एवं परिचर्चा, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। दंडात्मक साधनों का प्रयोग, बच्चों को कभी भी दंड नहीं देना है। एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सूचनाओं का संचरण यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बच्चों की जो गलतियां हैं एवं भ्रांत धारणाएं हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? देखिए, जो गलतियां हैं या भ्रांत धारणाएं हैं, रुकावट एवं विघ्न है ये शिक्षण प्रक्रिया में, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और कभी भी बच्चों की जो गलतियां हैं, भ्रांत अवधारणाएं हैं, इन्हें अनदेखा नहीं करना है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। और सूचित करती है कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो गलतियां और भ्रांत है, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? अब यहाँ पर लघु वयस्क कह दिया है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा कि जैसे कि आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, तुलना में कम है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कभी भी कोई भी बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रत्येक बच्चा क्या है, एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में होता है, ठीक है, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में होता है, अन्वेषक के रूप में होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या सही होगा? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि मूक दर्शक मतलब एक चुपचाप बैठकर देखने की यहाँ पर बात की है कि मूक मतलब बोलते नहीं है, सिर्फ देखना, तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, मतलब आप क्लास में चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ आप देख रहे हैं और बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम की बात की गई है, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, कक्षा को कभी भी नहीं छोड़ना है, इसे ध्यान रखिएगा। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उसका ही आप सहयोग करेंगे, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि आप क्या करेंगे, सभी बच्चों को सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27 है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? देखिए, अधिगम और विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, यहाँ पर नहीं कहा है, गलत हो जाएगा। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, जबकि अधिगम भी आपके साथ विकास के साथ साथ चलता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, जो अधिगम की दर है विकास की दर से काफी अधिक होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि विकास पीछे रह जाती है और अधिगम आगे निकल जाती है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, जो विकास है और अधिगम ये अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर भी है, अंतः निर्भर है, इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? स्कीमा कहा जाता है, ठीक है, स्कीम कहा जाता है। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती कौन सी संरचना है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर कहा गया है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा जो बच्ची है इसकी समझ को बिंदु से बहुत आगे लाया जा सकता है। तो यहाँ पर सहारे की बात की गई है, ठीक है, एक सपोर्ट की बात की गई है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। और आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप सभी लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि ले वाइगोत्स्की से कौन संबंधित है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया संबंधित है। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड देखे हैं, तो इसी प्रकार से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4 से 5 अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सभी के 30 में 30 नंबर आ जाएंगे। और मैराथन क्लास नहीं देखी है तो आप सभी लोग मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा। हिंदी की है और सीडीपी की है और यहाँ पर आप सभी को फिर से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं जिससे आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।